हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। आज हम इस क्लास में क्लास 10th के पावर शेयरिंग चैप्टर को कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी करेंगे। समझेंगे कि पावर शेयरिंग क्या होती है, पावर शेयरिंग की नीड क्यों है, पावर शेयरिंग के पीछे क्या रीजंस हैं, क्या पावर शेयरिंग सच में डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाती है और एक ऐसी कंट्री जहाँ पर बहुत ही बड़े स्केल पर या फिर छोटे स्केल पर भी डाइवर्सिटी अगर देखने को मिलती है, तो क्या पावर शेयरिंग वहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल को और ज़्यादा इजी बना सकती है या नहीं। सो लेट्स बिगिन दी चैप्टर पावर शेयरिंग। आप देखते हो कि जब हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट ए डेमोक्रेटिक कंट्री, ये क्या हुआ, वेट अ सेकंड प्लीज। से पहले भी है क्या थोड़ा बहुत, नहीं, हाँ, ओके। पेन ही सिलेक्ट नहीं हो पा रहा, हो जा भाई। दिस इज़ माय फर्स्ट लेक्चर और पहले ही लेक्चर में इतना सब कुछ। हाँ, जब भी हम बात करते हैं एक डेमोक्रेसी की, तो हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी का एक फीचर होता है जिसे आप लोग बोलते हो फेडरलिज्म। फेडरलिज्म बस एक फीचर नहीं है, ये अपने आप में ही एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है जो आपको पावर्स को डिवाइड करना, लोगों के साथ उनको पावर्स देना, उन्हें राइट्स देना, उन्हें वो सारी चीज़ें अवेलेबल कराना जो दूसरे लोगों के लिए है, वो सब फेडरलिज्म के अंदर आता है। और इस चैप्टर के अंदर आप लोग ये समझोगे कि पावर शेयरिंग कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जब भी कहीं किसी कंट्री के अंदर प्रॉपरली पावर शेयर नहीं होती तो वहाँ की कंट्रीज़ किस प्रकार की प्रॉब्लम फेस करती हैं। इसीलिए हमारे इस चैप्टर में कुछ स्टोरीज़ दी गई हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं। पहली जो स्टोरी है वो बेल्जियम की है। बेल्जियम यूरोप के अंदर एक फेडरल नेशन है। और दूसरी अपनी नेबरिंग कंट्री, जो हमारी नेबर कंट्री है श्रीलंका, उसकी स्टोरी है। तो हम उनकी स्टोरीज़ के थ्रू भी ये समझेंगे कि पावर शेयरिंग अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर होता है डेमोक्रेसी का, और अगर उसे प्रॉपरली ठीक से उस चीज़ को हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते तो कितनी ज़्यादा अनईज फैल जाती है पब्लिक के बीच में। तो यहाँ पर आप लोग इन स्टोरीज़ के थ्रू और अच्छे से समझ पाओगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेल्जियम की स्टोरी से। बेल्जियम एक फेडरल स्टेट है, और ये बेल्जियम का मैप है। ये जो ऑरेंज शेडेड एरिया दिख रहा है, ये है बेल्जियम का कैपिटल ब्रुसेल्स। ये जो आपको रेड पेंटेड एरिया दिख रहा है, ये एरिया बेसिकली फ्रेंच स्पीकिंग एरिया है, जिसे वलून रीजन बोला जाता है। इसके अंदर पूरी कंट्री के अराउंड 40% पॉपुलेशन रहती है जो कि फ्रेंच स्पीकिंग है। और ये जो येलो कलर्ड एरिया आपको दिख रहा है, ये डच स्पीकिंग प्रोविंस है। और यहाँ कंट्री की 59% पॉपुलेशन रिजाइड करती है, और इस रीजन को बोला जाता है फ्लेमिश रीजन। और जो ये ब्लू कलर्ड आपको एरिया दिख रहा है, इसमें आपकी रिमेनिंग 1% पॉपुलेशन रहती है जो कि जर्मन स्पीकिंग है।
ये पूरी कंट्री की ओवरऑल जो पॉपुलेशन की कंपोजिशन है वो है। ये फ्लेमिश रीजन है, दिस इज वलून रीजन। यहाँ 40% फ्रेंच स्पीकिंग लोग, इधर 59% डच स्पीकिंग लोग, और ये कैपिटल। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो कैपिटल ब्रुसेल्स है उसकी कंपोजिशन पूरी कंट्री की कंपोजिशन से डिफरेंट है। यहाँ 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच हैं और 20% डच। तो जब भी ब्रुसेल्स के अंदर इलेक्शंस होते हैं तो क्योंकि फ्रेंच स्पीकिंग लोग मेजॉरिटी में हैं, तो हर बार ब्रुसेल्स के अंदर गवर्नमेंट बनती है फ्रेंच स्पीकिंग लोगों की। और जब कैपिटल के अंदर फ्रेंच स्पीकिंग लोगों की गवर्नमेंट रहेगी तो वो बेसिकली, ये बड़ी ही नॉर्मल सी बात है कि बाय डिफ़ॉल्ट वो लोग फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन के फिगर में ज़्यादा वर्क करेंगे, और जो डच स्पीकिंग पॉपुलेशन है या जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन है उनके ऊपर उनका फोकस इतना नहीं रहेगा। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच। ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन है वो रिच भी है। कंट्री के अंदर अगर कोई रिच है तो वो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं, और जो डच स्पीकिंग लोग हैं वो कंट्री में पॉपुलेशन के टर्म्स पर ज़्यादा हैं, लेकिन बात जब करते हैं हम गवर्नमेंट की या रिच होने की या फिर पॉलिटिकली स्ट्रांग होने की, तो वो फ्रेंच स्पीकिंग लोग ज़्यादा हैं। तो ये बेल्जियम का केस है। नेक्स्ट केस आप देखते हो श्रीलंका का। दिस इज़ द मैप ऑफ श्रीलंका। अब जो श्रीलंका का केस है, श्रीलंका केस वो ऐसे है कि जो ये ऑरेंज पेंटेड आपको एरिया दिख रहा है, यहाँ आपको देखने को मिलेंगे श्रीलंकन तमिल, और जो येलो रीजन आपको दिख रहा है यहाँ आपको देखने को मिलेंगे सिनेलीज पीपल। सिनेलीज वहाँ की नेटिव एक लैंग्वेज है, और जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है श्रीलंका की वो सिनेलीज स्पीकिंग है। सिनेलीज जो भी आप बोलना चाहो प्रोनाउंस करो। और ये जो एक डिफरेंट सा रीजन आपको दिख रहा है, ये दोनों रीजन्स, यहाँ पर आपको मिलेंगे इंडियन तमिल्स। अब इंडियन तमिल्स वहाँ क्या कर रहे हैं उसके पीछे भी एक स्टोरी है, वो भी आप जानोगे। और ये दो छोटे से पॉइंट्स हैं ना, ये वाले और ये, यहाँ आपको श्रीलंका के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन देखने को मिलती है। अब बात कर ली जाए सिनेलीज स्पीकिंग पॉपुलेशन की, तो वो टोटल पॉपुलेशन का 74% है। और इंडियन तमिल्स की बात कर लो या फिर तमिल ओवरऑल जो तमिल स्पीकर्स हैं, वो वहाँ पर 18% है, जिसमें से नेटिव तमिल्स 13% और बाकी के 5% इंडियन तमिल्स हैं। तो ये कुछ श्रीलंका की कंपोजिशन है। अब हमें इन दोनों नेशंस के पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, कौन सा पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट किस कंट्री के अंदर प्रेवलेंट है, और बाकी के फीचर्स को भी हम समझेंगे जिससे हमें पावर शेयरिंग और ज़्यादा क्लियर हो पाए। नेक्स्ट टॉपिक है मेजॉरिटी एरियनिज्म इन श्रीलंका। सबसे पहले व्हाट इज मेजॉरिटी एरियनिज्म। मेजॉरिटी एरियनिज्म का सीन क्लियर है कि जो भी रीजन के अंदर मेजॉरिटी में होगा
पावरफुल होगा, जो भी रीजन के अंदर ज़्यादा मेजॉरिटी में पॉपुलेशन होगी वही बेसिकली उस पूरे एरिया को कंट्रोल करेगी। और ये हो कैसे रहा है, आप ये देखोगे वहाँ की जो गवर्नमेंट है, कहाँ की, श्रीलंका की, वो एक ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम को अडॉप्ट कर लेगी जिसको बाद में मेजॉरिटेरियनिज्म बोला जाएगा। वहाँ की गवर्नमेंट कुछ ऐसे मेजर्स लेती है जिससे ये इंश्योर किया जा सके कि एक जो पावर है वहाँ पर, उस सिन्हला लैंग्वेज जो है उसको पावरफुल किया जा सके और ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बनाया जा सके पूरी कंट्री के अंदर। और इसके लिए गवर्नमेंट करेगी क्या, गवर्नमेंट 1956 के अंदर एक एक्ट लेकर आएगी और एक्ट के थ्रू वो लोग सिन्हाला लैंग्वेज को कंट्री की ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बना देंगे। हम्म। पहला क्या कर दिया उन्होंने, सिन्हाला इज नाउ ऑफिशियल लैंग्वेज। सेकंड, जो सिन्हाला एप्लीकेंट्स रहेंगे उनको प्रेफर किया जाएगा यूनिवर्सिटीज़ में और गवर्नमेंट जॉब्स में ओवर द अदर पीपल ऑफ श्रीलंका हु इज स्पीकिंग एनी अदर लैंग्वेज एक्सेप्ट सिन्हाला और अदर देन सिन्हाला। थर्ड, जो स्टेट है वो प्रोटेक्ट और फॉस्टर करेगी बुद्धिज्म को। अब ये बुद्धिज्म को फॉस्टर करने के पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि जो सिन्हलीज हैं उनका जो रिलीजन है दैट इज़ बुद्धिज्म, वो लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। तो ये तीन नए जो रूल हैं वो बनाए श्रीलंका की गवर्नमेंट ने इन अकॉर्डेंस विद द एक्ट ऑफ 1956, जिसमें सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। जो सिन्हाला एप्लीकेंट्स हैं उनको यूनिवर्सिटीज़ में और गवर्नमेंट जॉब्स में प्रेफरेंस मिलेगा ओवर अदर एप्लीकेंट्स। और जो स्टेट है, स्टेट मतलब गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है वो प्रोटेक्ट करने का काम करेगी, फॉस्टर करने का काम करेगी सिन्हाला पीपल के रिलीजन को, जो कि बुद्धिज्म है। अब सीधी सी बात है, ये तो ज़्यादा आ गया। कुछ कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे अब इन चीज़ों के, किन चीज़ों के, मेजर्स के। जो गवर्नमेंट ने जो मेजर्स लिए हैं, तमिल लोगों को लगेगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है
और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं वो अब इस समय पर उन्हें कंट्री के एक्चुअल सिटीजन्स के बजाय सेकंड सिटीजन के रूप में ट्रीट कर रहे हैं। डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उनके साथ, चाहे फिर वो जॉब्स की बात हो, जॉब्स में भी यहाँ पर सिनाला लोगों को प्रेफरेंस दिया जा रहा है। उनके जो इंटरेस्ट्स हैं उनको इग्नोर किया जा रहा है क्लियरली। ये सारी चीज़ें होंगी जिस वजह से जो एक रिलेशन है इन दो कम्युनिटीज़ का आपस में, किस किस का, सिनाला एंड तमिल, वो धीरे धीरे स्पॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा, ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगा। दोनों ही कम्युनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंड माहौल में चली जाएंगी। जो श्रीलंका, एक सेकंड, अरे चलो यहाँ देखो अब क्या होगा। अब जो श्रीलंकन तमिल है, जो श्रीलंकन तमिल हैं वो खुद की पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करेंगे और यहाँ स्टार्ट हो जाएगा उनका स्ट्रगल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर लैंग्वेज एंड कल्चर, लैंग्वेज एंड कल्चर। बेसिकली बात की जाएगी यहाँ पर रीजनल ऑटोनॉमी की एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ की एंड सिक्योरिटी ऑफ एजुकेशन की। ये तीन चीज़ों की वो डिमांड करेंगे अपनी पार्टीज़ के थ्रू, जिसमें एक है आपकी रीजनल ऑटोनॉमी, दूसरा इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सिक्योरिटी ऑफ एजुकेशन एंड जॉब्स। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये तीन उनकी डिमांड्स रहेंगी श्रीलंकन गवर्नमेंट से। और श्रीलंकन गवर्नमेंट कौन है? सिनेलीज पीपल, जो कि अपनी लैंग्वेज को फॉस्टर करना चाहते हैं, कैटर करना चाहते हैं। तो वो उनका मेन फोकस रहेगा कि इनकी डिमांड्स को इग्नोर करो। और जब उन्हें ऐसा लगेगा कि ये तो बिल्कुल ही इग्नोर करने आ गए हैं, इग्नोर करने पर आ गए हैं, तो ये यहाँ डिमांड करेंगे अपने लिए, दे डिमांडेड ए सेपरेट स्टेट फॉर देम, जिसको ये लोग बोलेंगे तमिल एलम। अब बोल रहे हैं कि नहीं दे सकते तो हमें अलग करो भाई, सेपरेट स्टेट दो हमें। ब्लैंक। सून, वेरी सून, ये सब होने पर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब किस किस के बीच में? तमिल प्रोटेस्टर्स के बीच में और श्रीलंकन गवर्नमेंट के बीच में।
और धीरे धीरे ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो चेंज हो जाएगी एक फुल फ्लैज्ड सिविल वॉर में, जिसमें जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है वो तमिल प्रोटेस्टर्स को फोर्सफुली सप्रेस करने की कोशिश करेगी, चाहे मारना पड़े, पीटना पड़े, कुछ भी करना पड़े, इनको सप्रेस करो, इनको चुप कराओ। जिसमें बहुत सारे तमिल लोग जो हैं मार दिए जाते हैं और तमिल्स को अपने घरों को छोड़कर, श्रीलंका को ही छोड़कर, लेफ्ट करके भागना पड़ता है रातों रात, फ्लीड। तो ये श्रीलंका की कंडीशन थी। अब वापस आते हैं बेल्जियम की सिचुएशन पर। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ एकोमोडेशन इन बेल्जियम। समस्या बेल्जियम के अंदर भी थी। बेल्जियम में भी डिफरेंट कम्युनिटीज़ थी, चाहे फिर फ्रेंच हो या फिर डच हो। अब तुम सोचोगे भाई ये क्या कर रहा है बीच में? ये इसलिए कर रहा है क्योंकि लड़ने के अलावा भी सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं चीज़ों के। इन्होंने क्या किया? इन्होंने लड़ने की जगह अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड कर डाला। इन्होंने कहा कि ठीक है, डच वाले लोगों को भी इक्वल राइट मिलेंगे, सारी चीज़ें अवेलेबल कराई जाएंगी जैसे कि हमारे लिए हैं। उन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स किए और कुछ में कितने अमेंडमेंट किए? 4। 1970 से लेकर 1993 तक टोटल 4 अमेंडमेंट किए गए। जो डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स हैं, उनके नंबर को इक्वल किया गया। कहाँ पर? सेंट्रल गवर्नमेंट में। इतना बड़ा बड़ा लिखूंगा तो हो गया काम। इक्वल number of ministers in central government. Second, many powers were given to state government from central government. Third, ब्रुसेल्स के लिए एक सेपरेट गवर्नमेंट बनेगी जो केवल और केवल ब्रुसेल्स को ही मॉनिटर करेगी और जिसमें दोनों ही कम्युनिटीज़ को इक्वल ही रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट, उन्होंने एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई। दे क्रिएटेड ए कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कल्चरल, स्पिरिचुअल, रिलीजनल अफेयर्स इन देयर कंट्री। कंट्री के अंदर जितने भी धार्मिक कार्य काम होंगे, जैसे कि डिफरेंट रिलीजन्स को फॉस्टर करना, कल्चर को फॉस्टर करना, वो सारी चीज़ें कम्युनिटी गवर्नमेंट के अंडर आएगी। उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगी। इतना सब होने के बाद अब यहाँ पर आ जाता है कि पावर शेयरिंग इज वाई
वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। कोई और पेन ले लूँ यार, लिखते लिखते इससे तो बोर हो गया। तो पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है, उसके दो रीजंस हैं। पहला है प्रूडेंशियल और दूसरा है मोरल रीजन। देखो सीधी सी बात है, पावर शेयरिंग अच्छी है क्योंकि ये जो पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिड्यूस करती है बिटवीन सोशल ग्रुप्स। और दूसरा, पावर शेयरिंग इंश्योर्स स्टेबिलिटी ऑफ व्हाट, ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। मोरल रीजन क्या कहता है, पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की आत्मा है पावर शेयरिंग। और एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट, लेजिटिमेट गवर्नमेंट वो होती है जो ये इंश्योर करे कि हर सिटीजन को मौका मिलना चाहिए खुद को गवर्न करने का, मतलब कि पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरी पॉपुलेशन का कोई एक सेक्शन है और हर बार गवर्नमेंट जो है वो एक ही सेक्शन बनाता जा रहा है। समझ जाओ मैं किसी बात कर रहा हूँ। ठीक है, छुपा दूँ से पता नहीं चलेगी। हाँ, अब ये एक और टॉपिक, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में आपको दो प्रकार से इसको पढ़ना है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन और उसके बाद वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सो पहला वाला देख लेते हैं पहले। When power is shared among different organs of government such as legislature, executive and judiciary, तो इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बोला जाता है। It allows different organs of government placed at the same level of exercise different powers। सीधी सी बात है कि लेवल तो एक ही होगा पर डिफरेंट वर्क और फंक्शंस होंगे। और लेवल कैसा रहेगा, लेवल रहेगा सेम। मतलब अगर मैं कहूँ कि लेजिस्लेचर ज़्यादा पावरफुल है एग्जीक्यूटिव और जो जुडिशरी है वो कम पावरफुल है, तो दिस इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट। दिस इज़ ए रॉन्ग स्टेटमेंट। और ये जो सिस्टम है, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है, इसको सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस भी बोला जाता है, चेक एंड बैलेंसेस भी बोला जाता है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो गया
वाइड स्क्रीन पे समझेंगे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, लेकिन इसके लिए पेन चेंज करना पड़ेगा। ग्रीन सेकंड, अरे यार रहने दो। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, अब यहाँ पर पावर जो शेयर होगी वो ऐसे होगी, सेंट्रल और यूनियन, सेंट्रल और यूनियन से मिलेगी स्टेट को, स्टेट से मिलेगी लोकल गवर्नमेंट को। और ये जो सिस्टम है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लियरली मेंशन्ड है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेज डाउन द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जो कि आपको कुछ डिफरेंट लिस्ट्स के अंदर मिल जाती है। जैसे आपने सेंट्रल लिस्ट पढ़ी होगी, स्टेट लिस्ट पढ़ी होगी, एक पढ़ी होगी आपने रेजिड्यूरी लिस्ट, और उसके साथ साथ अब जो नई आई है टर्शरी, वो भी। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे हॉरिजॉन्टल को बोला जाता था मेथड ऑफ चेक एंड बैलेंस, इसको बोला जाता है फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर, फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर, मतलब कि अपने से नीचे स्तर की ऑर्गेनाइजेशन को, एंटिटी को पावर देना। नेक्स्ट है, थर्ड है आपका अमोंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। जब पावर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के साथ शेयर की जाती है, जैसे कि रिलीजियस ग्रुप्स हो गए, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हो गए, एग्जाम्पल के लिए कम्युनिटी ग्रुप्स हो गए, आपका जो कम्युनिटी, एग्जाम्पल के लिए क्या हो जाएगा आपकी कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम, उसको पावर दी गई, वो क्या था, वो एग्जाम्पल था सोशल ग्रुप का एक, इन बेल्जियम। In India, system of reserved constituencies in parliament is an arrangement used to give minority communities a fair share in power। सीधी सी बात है, इंडिया के अंदर जो हम रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज होते हैं, पार्लियामेंट ने उनको इस प्रकार से अरेंज किया है ताकि छोटे से छोटे सेक्शन को पावर शेयर मिल सके, फेयर शेयर मिल सके पावर के अंदर। और ये तो बड़ा जल्दी आ गया भाई। चौथा और लास्ट है आपका पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पावर शेयर है, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, प्रेशर ग्रुप्स के बीच में, मूवमेंट्स के बीच में। जब भी पॉलिटिकल पार्टीज हों, प्रेशर ग्रुप्स हों, या मूवमेंट कंट्रोल हो, मूवमेंट इन्फ्लुएंस हो पावर के अंदर, जब वो एक साथ पावर शेयर करते हैं तो इसको हम फोर्थ वे ऑफ पावर शेयरिंग बोलते हैं, जो ये अमॉन्ग दी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स वाला है। पावर शेयर पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में भी होती है अलायंस के थ्रू, जो कि डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ को भी रिप्रेजेंट कर सकती हैं। सोशल ग्रुप्स को भी सेम पैटर्न से ही पावर शेयर की जाती है उनके बीच में। देखो, जो ट्रेडर्स के ग्रुप्स होते हैं उनका इंटरेस्ट कुछ और होता है, बिजनेसमैन कुछ और सोचते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, फार्मर्स हो गए, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हो गए, ये लोग भी अपने आप में पावर्स को अपने साथ शेयर करते हैं ताकि गवर्नमेंट में इनका पार्टिसिपेशन बना रहे और जो कमिटीज़ हैं उनका इन्फ्लुएंस बना रहे। जैसे कि आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनीज़ में
जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपनी एसोसिएशन बना लेते हैं। आपने पुरानी मूवीज़ में देखा होगा कि जो वर्कर्स होते थे उनकी अपनी एक खुद की वर्कर एसोसिएशन होती थी, उसका एक एसोसिएशन लीडर भी हुआ करता था, हेड जिसे बोलते थे। सेम उसी प्रकार से। और इसके साथ आपका ये चैप्टर एंड होता है। थैंक यू वेरी मच। अब करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ फ्रेंड्स को जाकर इसके बारे में डिस्क्राइब करो, बताओ। थैंक यू वेरी मच। एंडिंग द शो।